गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरसी स्टडी हब पर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे द्विगु और द्वंद्व समास के बारे में। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कर्मधारय समास। अब हम पढ़ेंगे द्विगु और द्वंद्व समास के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे द्विगु समास के बारे में। तो आइए जानते हैं कि द्विगु समास किसे कहते हैं। तो हमने यहाँ द्विगु समास की परिभाषा लिखी है कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा प्रथम पद संख्यावाची हो और समस्त पद में समूह का बोध होता है, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। तो इसमें आपने क्या देखा कि इसमें क्या है कि पहला पद नहीं दूसरा पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। हमने उदाहरण दिया नवग्रह, हमने लिखा नवग्रह। तो इसमें क्या है, हमारा पहला पद है नौ, दूसरा पद क्या है ग्रह। तो इसमें क्या है उत्तर पद प्रधान होता है। तो इसमें पहला पद नहीं दूसरा पद प्रधान होता है, इसे हम उत्तर पद कहते हैं। तो नवग्रह, जैसे हमने लिखा पंचरत्न, हमने लिखा पंचरत्न। तो इसमें क्या है हमारा पंचरत्न है। तो इसमें भी हम देखेंगे कि पहला पद नहीं दूसरा पद जो हमारा होता है ये प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। तो हमने पहला क्या देखा कि द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होता है। अगर आपसे पूछे कि द्विगु समास में कौन सा पद प्रधान होता है तो क्या बताएंगे, उत्तर पद प्रधान होता है। और दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि इसमें प्रथम पद संख्यावाची होता है। हम यहाँ लिखे हैं प्रथम पद संख्यावाची, प्रथम पद संख्यावाची होता है। जैसे कि हमने यहाँ लिखा है नवग्रह, हमने यहाँ नवग्रह लिखा है। तो इसमें नौ क्या है, नौ की गिनती है। यहाँ पर नवग्रह मतलब 9 ग्रहों का समूह। तो ये क्या है, 9 क्या है, गिनती में आप गिनेंगे तो ये 1 2 3 4, तो ये क्या है 9। और इसमें देखिए पंच लिखा है, पंच मतलब 5। तो क्या है पहला पद क्या होता है संख्यावाची। जहाँ पर भी जिस भी पद कोई भी समास का पद अगर आपको दिखे समासिक पद, उसमें पहला पद अगर संख्यावाची दिखता है तो आप क्या कहेंगे कि ये कौन सा समास है, द्विगु समास है। तो कोई भी समासिक पद हो तो समस्त पद का प्रथम पद क्या होता है संख्यावाची होता है। और अगर पूछे उत्तर कौन सा पद प्रधान होता है तो आप कहेंगे उत्तर पद प्रधान होता है। तो आपने दो चीजों को देखा कि उत्तर पद प्रधान होता है और प्रथम पद संख्यावाची होता है। फिर हमने लिखा कि समस्त पद में समूह का बोध होता है। तो ये हमारा पूरा जो क्या है समस्त पद है, इसमें क्या होता है समूह का बोध होता है। जैसे हमने लिखा है नवग्रह, तो जब हम इसका क्या करेंगे समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा नौ ग्रह, नौ हम लिखेंगे नौ ग्रहों का समूह। तो हमें यहाँ क्या दिखा, यहाँ पर एक समूह का आभास होता है। नौ ग्रह मतलब 9 ग्रहों का समूह। तो हमें यहाँ लिखे कि समस्त पद में समूह का बोध होता है। जैसे हमने लिखा पंचरत्न, जब ये हमारा समस्त पद है, जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा 5 रत्नों का समूह, 5 रत्नों का समूह। तो आप देखिए कि पंचरत्न में भी समूह का बोध होता है। तो इसमें हम देखेंगे कि आपको 3 चीजों को इसमें याद रखना है। पहला उत्तर पद प्रधान होता है, दूसरा है कि प्रथम पद संख्यावाची होता है, और तीसरा आपको याद रखना है कि समस्त पद में समूह का बोध होता है। किसका बोध होता है, समूह का बोध होता है। तो आपको द्वंद्व समास में और कुछ नहीं याद रखना है, बस इतना याद रखना है कि पहला पद प्रथम पद संख्यावाची होता है और इसमें समूह का बोध होता है। अब हम जानेंगे, ये हमारा द्विगु समास था। अब हम जानेंगे द्वंद्व समास के बारे में। तो आइए जानते हैं कि द्वंद्व समास किसे कहते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास किसे कहते हैं कि इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा शब्दों के बीच में और अथवा या का लोप होता है। तो द्वंद्व समास में क्या होता है कि दोनों पद प्रधान होते हैं। तो पहला पॉइंट क्या होगा कि दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में। जैसे हमने लिखा राम लक्ष्मण, हमने लिखा राम लक्ष्मण,
तो इसमें क्या है, हमारे राम और लक्ष्मण दो पद हैं, लेकिन इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, उत्तर प्रथम पद और द्वितीय पद या पूर्व पद या उत्तर पद कहिए। तो इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे हमने लिखा हरिशंकर, हमने लिखा हरिशंकर, इसमें हमारा हरि पहला पद है, शंकर दूसरा पद है, तो इसमें क्या है, दोनों पद प्रधान होते हैं। तो हम इसमें लिखेंगे कि दोनों पद प्रधान होते हैं। फिर क्या दिया है कि शब्दों के बीच में और अथवा या का लोप होता है। तो जैसे कि हमने यहाँ लिखा राम लक्ष्मण हरिशंकर, तो जब हम, ये हमारा समस्त पद है, ये हमारा समस्त पद है राम लक्ष्मण, जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, राम और लक्ष्मण। तो इसमें क्या दिखा, और बीच में आता, बीच में क्या दिखा, और दिख रहा है, राम और लक्ष्मण। ऐसे ही हमने लिखा है हरिशंकर, हरिशंकर का जब हम, ये क्या है, समासिक पद है, जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, हरि और शंकर, हरि और शंकर। तो बीच में क्या है, और आ रहा है। तो हमने देखा कि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और शब्दों के बीच में या कहिए पदों के बीच में और अथवा या का लोप होता है। जैसे हमने लिखा राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, हमने लिखा हरिशंकर, इसमें आ गया हरि और शंकर। अच्छा, इसमें जो द्वंद्व समास है, इसमें जब आपको दिख जाए, जैसे हमने बताया था कि द्वंद्व समास में विलोम होते हैं, दोनों पद क्या होते हैं, विलोम होते हैं। द्वंद्व समास के जो दो पद हैं, जब आपको दिखेंगे तो इसमें जैसे हमने उदाहरण दिया धर्माधर्म, हमने लिखा धर्माधर्म, तो इसमें क्या होता है कि दोनों पद आपस में क्या होते हैं, विलोम होते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं कि दोनों पद विलोम होते हैं, दोनों पद आपस में विलोम हो सकते हैं, विलोम होते हैं। जैसे हमने लिखा कि धर्माधर्म, जब हम इसका ये क्या है, समासिक पद है, जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, धर्म और अधर्म, धर्म और अधर्म। तो हमने क्या लिखा, धर्म और अधर्म क्या है, धर्म का विलोम अधर्म हो गया। तो हम देखते हैं कि इसमें और अथवा या का लोप तो बीच में होता ही है, लेकिन दोनों पद एक दूसरे के विलोम भी होते हैं। जैसे हमने लिखा धर्माधर्म, धर्म और अधर्म, तो धर्म और अधर्म का विलोम क्या होगा, अधर्म होगा। तो ये हम देखते हैं कि दोनों पद आपस में विलोम होते हैं और इसमें कोई भी पद विशेषण नहीं होता। देखिए ना, इसमें कोई विशेषण वाली बात नहीं है, तो इसमें कोई भी पद विशेषण नहीं होते हैं। आप यहाँ नोट कर लीजिए, क्योंकि आपको ये इस तरह के आपको हमने देखा कि अभी भाव समास में भी मिले थे दो जोड़े। तो हम यहाँ देखते हैं कि दोनों पदों में विशेषण नहीं होता, या हम लिख सकते हैं कि कोई पद विशेषण नहीं होता है, कोई पद विशेषण नहीं होता है, विशेषण नहीं होता है, इसमें कोई भी पद विशेषण नहीं होता है। तो हमने इसमें चार चीजों को देखा। पहला क्या कि द्वंद्व समास का कौन सा पद प्रधान होता है, तो दोनों पद प्रधान होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि इसके बीच में और अथवा या का लोप होता है, और अथवा या का लोप होता है। फिर हम देखेंगे कि दोनों पद आपस में विलोम होते हैं, जैसे धर्म और अधर्म, तो धर्म का विलोम क्या हो गया, अधर्म हो गया। फिर चौथा हम देखेंगे कि कोई भी पद इसमें विशेषण नहीं होता है। तो आज हमने जाना द्विगु और द्वंद्व समास के बारे में। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बहुव्रीहि समास, जो हमारा लास्ट समास होगा।